हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। अभी जैसा कि आपको पता है, आरएमएल के हम मॉडल पेपर बना रहे हैं, तो उसमें हमने 9 पार्ट कंप्लीट डाल दिए हैं, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। अब ये 10th पार्ट है जिसका नॉन नर्सिंग पार्ट आ गया है। नॉन नर्सिंग पार्ट के अंदर आपको पता है मैथ, जीके, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सब हैं। और आपकी जो नर्सिंग पार्ट है उसके अंदर आपके जो नर्सिंग सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं वो लेके आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबको मैं पहले हैप्पी न्यू ईयर विश कर देता हूँ। सभी को बहुत बहुत नई साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नई साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए हैं और जल्दी से आप लोग अपनी जो मनपसंद जॉब है वो हासिल कर लो। देखो, जॉब लगना नॉट ए बिग डील, आपको मनपसंद जॉब मिलना ये सबसे अच्छी बात है। तो वो आपको इस साल में अचीव हो जानी चाहिए। जॉब तो लग ही जाओगे, उसके साथ में आपको मनपसंद जॉब भी मिल जानी चाहिए। तो मैं बस यही भगवान से मांगूंगा कि आप सबको जॉब मिल जाए, बस आपको मेहनत करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फ्यूरोसेमाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो फ्यूरोसेमाइड है वो कौन से पार्ट पर काम करती है नेफ्रॉन के। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फ्यूरोसेमाइड है वो आपकी डाईयूरेटिक ड्रग है। डाईयूरेटिक ड्रग है। डाईयूरेटिक यानी यूरिन को डबल कर देने वाली, यूरिन को डबल कर देने वाली, यानी आपकी यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी। तो वो कौन से पार्ट पर काम करती है नेफ्रॉन के। तो पहला ऑप्शन आपके पास में प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, दूसरा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेलने, और तीसरा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने, और चौथा है डिस्टल ट्यूब्यूल। तो ये जो काम करती है वो आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेलने पर काम करती है। तो ये देखो, ये आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं, ये सबसे पहला पार्ट है, ये आपको उसको आप पीसीटी बोलते हैं। ये जो आपका पार्ट है उसको लूप ऑफ हेलने बोलते हैं। जो लूप ऑफ हेलने उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने हो गया, फिर ये आपका आर्च हो गया इसका लूप ऑफ हेलने का, और फिर ये हो गया आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। फिर ये आपके बाद में ये आ जाता है डीसीटी। तो ये जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेलने है उस पर ये ड्रग काम करती है, इस पर ये काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वारफ्रीन एक्ट एज एंटीकोगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ। जो वारफ्रीन है वो एक एंटीकोगुलेंट है, वो कैसे काम करती है, ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ, किसके ब्लॉक सिंथेसिस को ब्लॉक करके ये अपना काम करती है। तो पहला ऑप्शन है आरबीसी के सिंथेसिस को, दूसरा है विटामिन ई के सिंथेसिस को, और तीसरा है हीमोग्लोबिन, और चौथा है विटामिन के। तो जो वारफ्रीन है वो एंटीकोगुलेंट बन जाती है, कैसे बनती है वो, जो विटामिन के है उसको ब्लॉक करके। यानी जो विटामिन के है, विटामिन के को ब्लॉक कर देगी तो वो आपका एंटीकोगुलेंट के जैसे काम करेगी। तो विटामिन के का क्या काम है आपका, ब्लड क्लोटिंग का। विटामिन के क्या काम करती है आपका, ब्लड क्लोटिंग करती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में आपको कौन सा सिम्टम्स मोस्टली देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन आपके पास में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दूसरा एडिमा, तीसरा है हिपेटिक फेलियर, चौथा है पोलीयूरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको सबको अपने आंसर भी देख लेने हैं कितने आपके आंसर सही होते हैं। तो इससे पहले ये अपने 2 क्वेश्चन किए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आपने 2 सही किए हैं तो वो काउंट कर लेना, नहीं तो उसको काउंट नहीं करना। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपने सही किए हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सबसे पहले आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। देखो, इसको लेफ्ट साइडेड और हार्ट फेलियर को, राइट साइडेड हार्ट फेलियर को जिनको समझ में नहीं आता वो एक बार देख ले। जो जिनको ये ट्रिक से याद कर सकते हैं वो ये ट्रिक से याद कर ले। डू चाप, ये आपकी लेफ्ट साइडेड। अगर लेफ्ट साइडेड की बात करें तो इसकी ट्रिक है डू चाप। डू, डी का मतलब है आपका डिस्निया, ओ का मतलब ऑर्थोपनिया, सी का मतलब है कफ, ही का मतलब, एच का मतलब हेमोटाइसिस, और ए का मतलब एडवेंशियल ब्रीथ साउंड, और पी का मतलब है आपका पल्मोनरी कंजेशन। और वहीं अगर राइट साइडेड की बात करें तो राइट साइडेड की जो ट्रिक है वो होती है ए डब्ल्यू हेड, HEAD, ए डब्ल्यू हेड। तो ए का मतलब है यहाँ पे एनरेक्सिया नर्वोसा, डब्ल्यू का मतलब है वेट गेन, एच का मतलब है हिपेटोमेगाली, ई का मतलब है एडिमा, और ए का मतलब है साइटिस, और डी का मतलब है डिस्टेंडेड नेक वेन। और जिनको समझना है वो मैं थोड़ा सा देखो समझा देता हूँ, जिनको नहीं समझना वो स्किप कर सकते हैं, 10-15 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो। और बाकी जिनको समझना है वो समझ ले। देखो, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है मैं बताऊँ। ये आपका क्या है, ये दिल है आपका, ऐसा ही होता है दिल, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये आपका, तो ये आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट है। ये क्या है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ से आपकी जो लंग्स हैं, ये लंग्स से आपके पास में क्या आएगी, एक
जो वेन आएगी किसके पास लेके आएगी, एट्रियम के पास में, जिसमें कौन सा ब्लड होता है आपका, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, प्यूरिफिकेशन ब्लड होता है। अब ये क्या करता है, ये आपके राइट हार्ट को दे देता है, यानी पहले एट्रियम को, एट्रियम से वेंट्रिकल को। अब यहाँ पर अगर आपका ये जो लेफ्ट साइडेड हार्ट है वो फेलियर हो रहा है, यानी आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट जो काम नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो ये यहाँ पर ब्लड है वो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाने से क्या होगा, ये आपका जो पल्मोनरी वेन है उसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंडेंट देखने को मिलेगी, यानी ये कंजेशन यहाँ पर। अब ये क्या करेगी, आपके लंग्स में कंजेशन कर देगी, जो आपका ब्लड है यहाँ इकट्ठा रहेगा, आगे जाएगा नहीं, यहाँ पे जो फिल्टर होके आएगा वो यहाँ इकट्ठा रहेगा। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से सबसे पहले आपको डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कफ देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, आपको हीमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा, हीमोप्टाइसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है, डिस्निया, कफ और हीमोप्टाइसिस आपको लेफ्ट साइडेड के हार्ट में देखने को मिलती है। तो ये आपका लेफ्ट साइडेड के सिम्टम्स हो गए, जो मेन सिम्टम्स है। उसके बाद में अगर हम राइट साइड की बात करें, तो राइट साइड में देखो क्या होता है, राइट साइड के जो हार्ट फेलियर है उसमें क्या होता है, देखो ये आपके पास में राइट साइड है, तो राइट साइड से आपका हार्ट से ब्लड जाएगा, किसके पास में जाएगा, आपके लंग्स के पास में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो आपका ब्लड है वो आपके हार्ट के पास में जाता है, राइट साइडेड हार्ट के पास में यहाँ से जाता है। अब यहाँ पर जो आपका ब्लड है वो आगे नहीं जा पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ से ब्लड आएगा आपके किससे, एसवीसी और आईवीसी से, एसवीसी और आईवीसी से आपके राइट साइड, ये राइट साइडेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अब जा नहीं रहा, तो यहाँ पर कलेक्ट हो गया ब्लड। अब यहाँ से आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो यहीं पे कलेक्टेड रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डिस्टेंडेड नेक वेन, डिस्टेंडेड नेक वेन आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, अब ये जो ब्लड है वो आगे जा नहीं रहा, तो आपकी जितने भी वीनस जो रिटर्न है वो वीनस रिटर्न आपका बैक फ्लो करेगा। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो भी आपका लिम्ब है, लिम्ब के यानी आपकी जो लोअर लिम्ब है उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यानी एडिमा, एडिमा देखने को मिलेगा। और सबसे पहले कहाँ देखने को, देखो एसवीसी और आईवीसी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो ग्रेविटी के थ्रू सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ कलेक्टेड रहेगा, तो आपके लोअर लिम्ब में देखने को मिलेगा। तो एडिमा सबसे पहले कहाँ पर, लोअर लिम्ब में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको राइट साइडेड में आपको देखने को मिलते हैं, मेन जो सिम्टम्स है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। लेफ्ट और राइट का जो मेन डिफरेंस था वो ये था, आपको समझने के लिए। हम ज़्यादा नहीं समझा सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, कौन सी फॉलोइंग स्टेज है वो सोशलाइजेशन की नहीं है, तो पहला है लेटेंसी फेज, दूसरा डेस्पेयर फेज, तीसरा ओरल फेज, चौथा ओडिपल स्टेज। तो राइट आंसर इज डेस्पेयर स्टेज। जो डेस्पेयर स्टेज है वो आपकी सोशलाइजेशन के अंदर नहीं आती। देखो फ्रूड के अकॉर्डिंग जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेज थी वो आपकी ये स्टेज है। पहली स्टेज आपकी ओरल स्टेज जो कि 0 to 1 ईयर तक रहती है। फिर आती है आपकी एनल स्टेज जो आपकी 2 to 3 ईयर्स तक रहती है। फिर आती है आपकी फेलिक स्टेज जो कि 3 to 6 ईयर तक रहती है। फिर आती है आपकी लेटेंसी स्टेज जो आपकी 6 ईयर से और 12 ईयर तक रहती है। और फिर आपकी है जेनेटल स्टेज जो 12 ईयर के बाद में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपकी स्टेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 स्टेज हैं जिसमें ये डेस्पेयर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन आर ट्रेनेबल। कौन से मेंटल रिटार्डेशन में चिल्ड्रन हैं जो ट्रेनेबल होते हैं? पहला ऑप्शन है मॉडरेट, दूसरा है सीवियर, तीसरा प्रोफाइंड, चौथा है माइल्ड। तो किस में रहते हैं? तो राइट आंसर इज मॉडरेट। जो मॉडरेट होते हैं उसमें होते हैं। देखो ये जो आपका IQ है वो आपका 70 से कम होता है तो आप उसको MR बोलते हैं। अगर 70 से कम है तो उसको आप MR बोलते हैं। लेकिन ये मेंटल रिटार्डेशन है, इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है माइल्ड रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, जिसका IQ लेवल 50 से 70 होता है उनको आप माइल्ड रिटार्डेशन बोलते हैं। ये जो होते हैं MR माइल्ड वाले, वो एजुकेबल होते हैं, यानी हम इनको पढ़ा सकते हैं। फिर आते हैं मॉडरेट वाले हैं 35 से 50 के, जिनका IQ लेवल होता है 35 से 50, उनको हम बोलते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। तो ये जो हैं वो ट्रेनेबल होते हैं, लेकिन ये
एजुकेट भी कर सकते हैं पर ओनली सेकेंड क्लास तक, ओनली सेकेंड क्लास तक। उसके बाद में आते हैं सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ये होते हैं कस्टडियल, कस्टडियल होते हैं लेकिन थोड़े बहुत ट्रेनेबल भी होते हैं, थोड़ा सा हम इनको ट्रेन भी कर सकते हैं, जैसे इनकी जो आपकी जनरल हाइजीन है उनसे रिलेटेड हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ये सिर्फ कस्टडियल होते हैं, ओनली कस्टडियल, इनको ट्रेनिंग भी नहीं दी सकती, ना उनको पढ़ाया जा सकता। तो इस तरह से ये डिवाइड किया गया। फिर नेक्स्ट है आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट द रिजेक्शन दैट अकर विद इन ए मिनट इज कॉल्ड। रीनल ट्रांसप्लांट है, रिजेक्शन हो गया विद इन ए मिनट, उसको कौन सा रिजेक्शन बोलोगे? पहला है क्रोनिक रिजेक्शन, दूसरा है सब एक्यूट रिजेक्शन, तीसरा है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, चौथा है एक्यूट रिजेक्शन। तो राइट आंसर इज हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अगर देखो तीन तरह से होता है, पहला है हाइपर एक्यूट, दूसरा है एक्यूट और तीसरा है क्रोनिक। हाइपर एक्यूट हम उसको बोलेंगे जो विद इन मिनट टू हावर के अंदर हो जाए, कुछ मिनट से घंटों तक, घंटों के अंदर हो जाए तो उसको हम हाइपर एक्यूट बोलते हैं। एक होता है एक्यूट जिसमें फर्स्ट 6 आवर के अंदर हो जाए, फर्स्ट 6 मंथ के अंदर, यानी कुछ घंटे से लेके फर्स्ट 6 मंथ में हो जाए तो उसको एक्यूट रिजेक्शन बोलोगे। और क्रोनिक रिजेक्शन जो महीनों से सालों के बीच में हो उनको आप बोलोगे क्रोनिक रिजेक्शन। ये था रीनल ट्रांसप्लांट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन रेडनेस ऑफ स्किन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है फ्लश, दूसरा है साइनोसिस, तीसरा है जॉइंटिस, चौथा है पेलर। तो राइट आंसर इज फ्लश। ऐसी कंडीशन जिसमें रेडनेस ऑफ, सडन रेडनेस ऑफ स्किन हो जाती है उसको आप फ्लश बोलोगे। फिर नेक्स्ट है द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डिअटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। साइन एंड सिम्टम्स कौन सा नहीं इंक्लूड होता है किसमें? रेटिनल डिअटैचमेंट में। रेटिनल डिअटैचमेंट के साइन सिम्टम्स है कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है सडन सीवियर पेन इन आई, दूसरा है कर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन, तीसरा है लाइट फ्लैशेस इन द विजुअल फील्ड, चौथा है फ्लोटर्स इन द फील्ड ऑफ विजन। तो राइट आंसर इज सडन सीवियर पेन, यानी ये जो है पेनलेस रहता है, पेनलेस रहता है। तो ये बाकी सारे साइन इसमें देखने को मिलते हैं। कर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड विजन आपको रेटिनल डिअटैचमेंट में देखने को मिलेगा, लाइट फ्लैशेस आपको इसमें देखने को मिलेगी और फ्लोटर्स इन फील्ड विजन भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जो पेनलेस होता है इसमें जो पेन नहीं देखने को मिलता है, तो ये इसका आंसर जो होगा एक्सेप्ट में ये आएगा। फिर नेक्स्ट है द मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम इज कॉल्ड। कौन सा जो आपका म्यूटेशन डीएनए रिपेयर का डिसऑर्डर है? तो पहला है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दूसरा है ब्लूम सिंड्रोम, तीसरा है पोली सिंड्रोम, चौथा है पेरी रोबिन सिंड्रोम। तो राइट आंसर इज ब्लूम सिंड्रोम। जो ब्लूम सिंड्रोम है वो आपका डीएनए म्यूटेशन का डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ओवम इज कॉल्ड। स्पर्म का प्रिपेयर होना बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कोइशन, दूसरा है स्पर्मेशन, तीसरा कैपिसिटेशन, चौथा है इंसेमाइनेशन। तो इसका राइट आंसर आएगा कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन मतलब जब आपका ओवम, ये आपका ओवम है तो इसको स्पर्म पेनिट्रेट करने की जो प्रिपरेशन है उसको आप कैपिसिटेशन बोलोगे। कोइशन ये है इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्टनर, और ये आपका इंसेमाइनेशन यानी जो स्पर्म है, स्पर्म सीमन जो आपका विजाना के अंदर जाना क्या कहलाएगा? आपका इंसेमाइनेशन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है फ्लूइड इन पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन विट्रस फ्लूइड, दूसरा एक्वस फ्लूइड, चौथा तीसरा ए एंड बी, चौथा नन। तो राइट आंसर इज एक्वस फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कौन सा सिम्टम है एक्सेप्ट? तो पहला ऑप्शन है एडिमा, दूसरा हाइपरबिलिरुबिनीमिया, तीसरा प्रोटीनूरिया, चौथा ओलिगोरिया। तो राइट आंसर इज ये आपको एडिमा आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है, प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, ओलिगोरिया देखने को मिलता है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया नहीं देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेच्योर नॉर्मोब्लास्ट। कौन सा मोस्ट मेच्योर नॉर्मोब्लास्ट है? पहला ऑप्शन है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, दूसरा ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, तीसरा प्रो नॉर्मोब्लास्ट, चौथा पॉलीक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। तो राइट आंसर इज ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। देखो ये आपकी सेल जो आपकी डेवलपमेंट, इरिथ्रोसाइट की डेवलपमेंट की स्टेज होती है, पहली होती है नॉर्मोब्लास्ट, जो प्रो नॉर्मोब्लास्ट होती है जिसकी साइज 12 से 20 म्यू होती है। फिर होती है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट जिसकी साइज 10 से 15 होती है। फिर तीसरी आती है पॉलीक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट जो आपकी 10 से 12 म्यू होती है। फिर आती है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट जो आपकी 8 से 10 होती है। अगर इसमें ऑप्शन में
लास्ट यही दे रखा है तो इसका आंसर ये आएगा। अगर इसके बाद में ये आंसर आता, रेटिकुलोसाइट आता, तो इसका आंसर ये होता। तो इसके बाद में आती है शिफ्ट रेटिकुलोसाइट या फिर पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोसाइट जो कि 8 से 10 म्यूम की होती है। फिर आती है पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोसाइट जो आपकी 8 से और 8.5 म्यूम की होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन। ऐसा फाइब्रस टिश्यू जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन कार्टिलेज, दूसरा टेंडन, तीसरा मसल, चौथा लिगामेंट। तो राइट आंसर इज लिगामेंट। याद करने के लिए एक है BMT, यानी बोन टू मसल क्या होगा? टेंडन। BMT ये याद रखो, बोन टू मसल जो होगा वो टेंडन होगा, और फिर BBL बोन टू बोन आपका लिगामेंट होगा। आप इसको याद रख सकते हैं या फिर कैसे भी कर सकते हैं। BMT बोन टू मसल आपका टेंडन होगा, और बोन टू बोन आपका लिगामेंट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद पेनक्रियाटिक ट्रोमा द नर्स नोट एकाइमोसिस इन द अम्बिलिकल एरिया, दिस इज नोन एज। पहला ऑप्शन, एक पेशेंट, पहले क्वेश्चन समझ लो, एक पेशेंट है जिसको पेनक्रियाटिक ट्रोमा हुआ है और नर्स देख रही है उसको एकाइमोसिस अम्बिलिकल एरिया, उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है रोसिंग साइन, दूसरा है टर्नर साइन, तीसरा है कुलेन साइन, और चौथा है कूपरनेल साइन। तो राइट आंसर इज कुलेन साइन। कुलेन साइन में आपको क्या देखने को मिलता है? एकाइमोसिस इन द पेरी अम्बिलिकल एरिया ड्यू टू पेनक्रियाटाइटिस। और टर्नर साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा? यही आपको फ्लैंक एरिया में देखने को मिलता है। ब्लू डिस्कशन आपको फ्लैंक एरिया में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्यूरिंग द टोनिक क्लोनिक सीजर द टोनिक फेज इज करेक्टराइज। टोनिक क्लोनिक सीजर में आपको जो टोनिक फेज है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन है कंफ्यूजन की, दूसरा है जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, तीसरा है लूजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, चौथा है स्टिफिंग ऑफ द बॉडी। तो राइट आंसर इज स्टिफिंग ऑफ बॉडी। ये देखिए, ये आपकी जो टोनिक क्लोनिक सीजर है उसकी फेज होती है, पहली है ओरा, दूसरी है टोनिक, तीसरी है क्लोनिक। जो ओरा है वो एक वार्निंग साइन होती है, कई बार प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। और जो टोनिक फेज है उसमें मसल स्टिफनेस होती है, आदमी नीचे भी गिर सकता है, और ब्रीथिंग जो है टेम्पररी स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम। फिर क्लोनिक स्टेज, ये आपकी 10 से 20 सेकंड की ही होती है। फिर आती है क्लोनिक स्टेज जो कि पीरियड ऑफ जर्किंग मूवमेंट है, ब्रीदिंग वापस आ जाती है लेकिन नॉर्मल नहीं होती है, ये आपकी 30 से 40 सेकंड की होती है। इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। आपके जो नेल के सराउंडिंग टिश्यू में इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है क्लबिंग, दूसरा है कोलिनोचिया, तीसरा है पेरानोचिया, चौथा है ऑनकोलोसिस। द राइट आंसर इज पेरानोचिया। इन्फ्लामेशन सराउंडिंग नेल इज कॉल्ड पेरानोचिया। फिर नेक्स्ट है, पॉजिटिव च्वेस्टिक साइन इज द इंडिकेशन ऑफ। पहला ऑप्शन हाइपरनेट्रीमिया, दूसरा हाइपर कैल्सीमिया, तीसरा हाइपोनेट्रीमिया, चौथा हाइपोकैल्सीमिया। तो राइट आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में दो साइन देखने को मिलता है, एक तो ट्रेशु साइन और एक च्वेस्टिक साइन। जो ट्रेशु साइन होता है उसमें क्या होता है? जब हम जो बीपी कफ है वो अप्लाई करते हैं आम पे, तो क्या होता है? ये आपकी जो वृष्ट है वो ऐसे बेंड हो जाती है, इस तरह से ये बेंड हो जाती है। और च्वेस्टिक साइन में क्या होता है? जो आपकी फेशियल नर्व है उस पर हम टेप करते हैं, तो ये जो फेशियल इधर की साइड की जो फेशियल मसल्स हैं वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, द सेकंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू। सेकंड हार्ट साउंड किसकी वजह से आती है? पहला ऑप्शन है एओर्टिक वाल्व, दूसरा मिट्रल वाल्व, तीसरा ट्राइकस्पिड वाल्व, चौथा फोरामेन ओवल। तो राइट आंसर इज एओर्टिक वाल्व। जो सेकंड जो आपकी साउंड है, देखो दो साउंड होती हैं, एक तो S1 और एक S2। S1 को पहली साउंड बोलते हैं और S2 को दूसरी साउंड बोलते हैं। जो S2 है वो आपकी, उसको लब भी बोलते हैं, लब साउंड भी बोलते हैं, और S2 को डब साउंड भी बोलते हैं। तो जो लब साउंड है वो आपकी ट्राइकस और बाइकस स्पीड वाल है उसकी क्लोजिंग से आती है, और डब साउंड यानी S2 या फिर सेकंड साउंड है वो आपकी एरोटिक और पल्मोनिक वाल के क्लोजिंग से आती है। फिर नेक्स्ट है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन क्रेटिनिज्म, दूसरा मिक्सिडीमा, तीसरा एक्रोमेगाली, चौथा ग्रेव्स डिजीज। तो इसका राइट आंसर है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली आपको क्या, जब आपके ग्रोथ हार्मोन GH हार्मोन है उसका सिक्रेशन बढ़ जाए, एडल्ट के अंदर हो जाए, तो आप उसको बोलोगे एक्रोमेगाली। अगर यही चाइल्ड में हो जाए तो उसको आप बोलोगे
गिगांटिज्म, और ग्रेव्स डिजीज आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसको आप बोलते हो, सॉरी, हाइपरथायरॉयडिज्म को आप बोलते हो ग्रेव्स डिजीज। हाइपर ज़्यादा हो जाती है उसको आप बोलते हो ग्रेव्स। जी फॉर ग्रेट, ग्रेट मानी बड़ा, और हाइपर, तो आपको यहाँ से याद करना है। हाइपरथायरॉयडिज्म को आप बोलोगे ग्रेव्स डिजीज, और हाइपोथायरॉयडिज्म अडल्ट में हो जाए उसको मिक्सिडीमा, और बच्चों में हो जाए तो उसको क्रेटिनिज्म, ध्यान में रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ हॉडकिंस डिजीज असेस्ड बाय नर्स। तो पहला आपका स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ, दूसरा है अल्टर्ड, जो पहले क्वेश्चन समझ लो, हॉडकिंस डिजीज में आप सबसे पहले क्या देखोगे, पहला स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड, दूसरा है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, तीसरा स्पीच डिफिकल्टी, चौथा स्वेलोइंग डिफिकल्टी। तो राइट आंसर इज स्वेलिंग नेक लिम्फ नोड। स्वेलिंग नेक लिम्फ नोड आप सबसे पहले देखोगे, बाकी ये सब आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट है ईएसआर। ईएसआर क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, दूसरा है एंजाइम सिंथेसिस रेट, तीसरा है इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट, चौथा है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो राइट आंसर इज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये आपका इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जैसे कि आप ब्लड को एक ट्यूब में लेते हैं, ये फिर बाद में ये 1 आवर के लिए इसको छोड़ते हैं, कुछ भी आप जो एंटीकोगुलेंट है वो मिला के इसको छोड़ते हैं, तो 1 आवर बाद इसको मीजर करते हैं, तो ये आपकी ईएसआर होती है। रेड सेल्स आर सिंथेसाइज, रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपकी रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ पर होती हैं सिंथेसाइज। पहला ऑप्शन है आपके पास में येलो बोन मेरो, दूसरा आपके पास में यॉर्क सैक, और तीसरा आपके पास में रेड बोन मेरो, और चौथा अपने पास में किडनी। तो राइट आंसर इज यॉर्क सैक। तो इसमें देखो एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात करें तो आपकी टिल 2 मंथ आपको यॉर्क सैक में होती है, और जो फीटस में 2 to 6 मंथ की बात करें तो मोस्ट कॉमन आपको लीवर में सिंथेसाइज होगी, फिर स्प्लीन और थाइमस और लिम्फ नोड में ये सिंथेसिस होती है, और फीटस की 6 to 9 मंथ की बात करें तो रेड बोन मेरो के अंदर सिंथेसिस होती है। फिर नेक्स्ट है, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड। जब हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगी तो उसको क्या बोलोगे, पहला ऑप्शन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा रिड्यूस हीमोग्लोबिन, चौथा ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमआई ग्रेटर देन 30 इज कंसिडर्ड एज। अगर बीएमआई किसी की 30 से ज्यादा है तो उसको किसके अंदर कंसिडर करोगे, पहला ऑप्शन है ओवरवेट, दूसरा ओबेज, तीसरा स्टाउट, चौथा नॉर्मल वेट। तो राइट आंसर इज ओबेज। ये देखो बीएमआई की ग्रेड होती है, जो बीएमआई है वो आप देख सकते हैं, जैसा कि आप 18 से कम होती है तो उसको आप अंडरवेट बोलोगे, अगर 18.5 से और 25 के बीच में है तो उसको आप नॉर्मल बोलोगे, और ओवरवेट आप 25 से 29.9 है तो उसको आप ओवरवेट बोलोगे, और 30 से ज़्यादा हो गई तो उसको आप ओबेज या फिर ओबेसिटी बोलोगे, और उसमें भी अगर 40 पहुंच गई, 40 से ज़्यादा, तो उसको मॉर्बिड बोलोगे। और इसमें माइल्ड और मॉडरेट भी हैं, जैसे 30 से और 34.9 और 35 से 39.9, ये आपकी माइल्ड और मॉडरेट में आती है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन पर्सन विद एन एलर्जी। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी वाले पर्सन में हाई मिलेगी, तो पहला ऑप्शन है आईजीई, दूसरा आईजीएम, तीसरा आईजीजी, तीसरा आईजीएम, चौथा आईजीए। तो राइट आंसर इज आईजीई। ई है वो आपको एलर्जी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन इज कॉल्ड। कौन सी कंडीशन जो आपकी ऑर्गेनिज्म और जो भी इन्फेक्शन है उससे फ्री हो तो आप उसको क्या बोलोगे, जैसे कोई भी आपकी ऐसी कंडीशन जिसमें आपको फ्री पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन मिले, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, पहला है एसेप्सिस, दूसरा एंटीसेप्सिस, तीसरा एपैथोजेनेसिस, चौथा डिसइंफेक्शन। तो राइट आंसर इज एसेप्सिस। एसेप्सिस में क्या होता है कि वहां पर फ्री फ्रॉम, ऐसी ये एक कंडीशन है जो फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होती है, यानी वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता या इन्फेक्शन नहीं होता है। और एंटीसेप्सिस क्या होती है, इट इज प्रोसेस, यह प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग टिश्यू है उनको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल किया जाता है। एंटीसेप्सिस के अंदर ये प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बैक्टीरिया हैं उनको किल किया जाता है। एपैथोजेनेसिस कुछ नहीं होता है। डिसइंफेक्शन भी क्या है, यही सेम एंटीसेप्सिस जैसे है, लेकिन ये यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन ऑटोक्लेव इन अर्क्यूस्टर्लिटी। कौन सा आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम है ऑटोक्लेव के लिए? पहला ऑप्शन 34 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 21 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो राइट आंसर इज 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विटामिन दैट फंक्शन लाइक स्टीरॉयड हार्मोन। पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, चौथा विटामिन बी। तो राइट आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी ऑल्सो कॉल्ड स्टीरॉयड विटामिन। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट फेज इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? पहला ऑप्शन हेमोस्टेसिस फेज, दूसरा इंफ्लेमेटरी फेज, तीसरा प्रोलिफरेटिव फेज, चौथा मैच्योरेशन फेज। तो ये आपकी फेज है, तो इसको याद करने के लिए मैं बता दूं, जो पहली स्टेज है वो आपकी हीमोस्टेसिस फेज कहलाती है। इसकी जो फेज होती है वो HIPR इस तरह से होती है। तो H फॉर आपकी हीमोस्टेसिस, H का मतलब है यहाँ पे हीमोस्टेसिस, और I का मतलब है यहाँ पर इंफ्लामेटरी, और P का मतलब है प्रोलिफरेटिव, और R का मतलब है रीमॉडलिंग। तो ये आपकी फेज होती हैं। इनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। हिमाचल प्रदेश हिंदी में ऐसे लिखते हो, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो तो HI और PR, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को आप ऐसे ही तो लिखोगे HI, अगर इसको हिंदी में लिखा मैंने ही प्लस प्र, तो ही के लिए HI और प्र के लिए PR। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, ये आपकी फेज है। ये पहली पेज आपकी हीमोस्टेसिस। ये था आपके आज के सेशन में। आज का सेशन थोड़ा छोटा है, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से अभी 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाए हैं। मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूटी रखने की, तो अभी डेली आपके वीडियो आते रहेंगे। और लाइव का टाइम मैं बता दूंगा आपको। लाइव जो क्लास होगी डेली लाइव नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ड्यूटी आना रहता है। तो जैसे ही कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और जो लाइव क्लास में इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा आज का।